नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हाई ट्राइब के फाउंडर विकास कुमार जी से। तो विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। और पहले मैं सभी व्यूअर्स को नमस्कार करना चाहूँगा। जी बताएं। विकास जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाई ट्राइब का क्या कंसेप्ट है और ये किस प्रकार से लोगों को सर्व करता है। हाई ट्राइब का कॉन्सेप्ट है हमारा ये कि ट्राइबल फूड्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना। हम चाहते हैं कि जो ट्राइबल फूड्स है एक्चुअली में वो एक सुपर फूड होती है। तो हम चाहते हैं कि ये ट्राइबल फूड्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल प्लेसेस में ही ना रहें, ये बाहर निकलें, गांव से बाहर निकलें और ये अर्बन्स में जाएं और ये अर्बन से होते हुए पूरे वर्ल्ड में ये हमारा इसको देने का एक प्लान है, योजना है हमारा। विकास जी, अगर हम बात करें हाई ट्राइब के यूनिकनेस की, तो हाई ट्राइब में क्या ऐसा इनोवेशन है या यूनिकनेस है जो इसे बाकी सब ब्रांड्स या बाकी मार्केट से अलग स्टैंड दे रहा है? देखिए, हमारे ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूनिक है। आप देखेंगे तो मार्केट में ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, पर जो हमारा जो स्टाइल है, जो हमारा जो तरीके से हमने इसको मार्केट में उतारा है वो डिफरेंट है। आप मार्केट में अब हनी देखेंगे बट रॉ एंड अनप्रोसेस्ड हनी बिल्कुल नहीं देखेंगे। आप मार्केट में पिकल्स देखेंगे, अचार देखेंगे, बट महुआ और बैम्बू शूट के पिकल्स नहीं देखेंगे। आपको जनरली आम के अचार, नींबू के अचार मिलेंगे, बट ये जो हेल्दी पिकल्स जो हम बोलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। महुआ के बारे में लोगों को काफ़ी मिथ है कि महुआ से सिर्फ अल्कोहल बनता है। ऐसा नहीं है। महुआ एक सुपर फूड में आता है, 14% उसमें प्रोटीन होती है। मार्केट में आप देखेंगे चिप्स है, बट मिलेट्स के चिप्स नहीं है। तो हमारा यूनिकनेस यही है कि हम मार्केट में प्रोडक्ट्स तो लेके आए हैं जो पहले से हैं, बट उसकी फीचर्स उसके अलग हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। विकास जी, कब और कैसे आपके माइंड में आया कि ऐसा कुछ शुरू करना है? कब लगा कि ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है? बहुत पहले से ही लोग देखता था कि प्रोसेस्ड लोग फूड की तरफ काफ़ी झुकाव है उनका, वो खाते हैं, वो यूज़ करते हैं, पर ये जानते हुए भी कि उनकी हेल्थ बेनिफिट है नहीं, फिर भी उनका एक हैबिट बना हुआ है उन सब चीज़ को खाने का। तो मैं सोचा कि क्यों ना अपने ही घर पे एक से ट्राई किया जाए। मैंने घर पे अनप्रोसेस्ड हनी लाया, फिर महुआ के पिकल्स बनवाए, उसको ट्राई किया, तो काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस मिला मुझे। तो मुझे समझ में लगा कि क्यों ना सारे लोगों के लिए ये एक प्रोडक्ट को रेडी किया जाए। तो मुझे आज से 1 साल 2 साल पहले मैंने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया था और 2023 में मैंने इसको प्रोडक्ट को मैंने लॉन्च किया। मतलब आपकी खुद की ज़रूरत से इस चीज़ की शुरुआत? जी बिल्कुल। विकास जी, अगर हम जानें कि एक आइडिया आना और फिर उस आइडिया को धरातल पर लेकर आना, तो आइडिया आने से लेकर उस आइडिया को धरातल पर लाने तक का आपका सफ़र किस प्रकार से रहा? देखिए, आइडिया तो जब तक आप उसको धरातल पे न लाएंगे वो आइडिया बिल्कुल भी फेल है। तो आइडिया तो मेरे मन में काफ़ी पहले से था कि कुछ ऐसा चीज़ करना, मुझे पहले से ही कुछ अलग करने का एक ख्वाहिश रहा है हमेशा से, कुछ अलग करूँ, कुछ नया करूँ। मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जो कि लोग परचेज़ करते हैं पर उनका उससे कोई हेल्थ बेनिफिट होता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाए जो कि लोगों के लिए हेल्दी हो और डेली बेसिस में वो इसको यूज़ कर सकें। आपने 3 से 4 सालों तक कई फार्मर्स के साथ काम किया जी। तो इन फार्मर्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका किस प्रकार से रहा और क्या आउटकम निकला इस एक्सपीरियंस का? मैंने किसानों को देखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान काफ़ी कम थे। जब मैं 3-4 साल पहले मैं झारखंड, बिहार में काफ़ी किसानों के साथ काम किया, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बिल्कुल भी उनका झुकाव नहीं था, क्योंकि पता है कि उसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है और मार्केट उतना बड़ा नहीं था उनके लिए। और ऑर्गेनिक फार्म भी काफ़ी कम थे, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स काफ़ी यूज़ होते हैं फार्मिंग्स में। तो मैंने वैसे किसानों के सर्च करना स्टार्ट किया जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जो मोटे अनाज पे काम करते हैं। तो ऐसे फार्मर्स आपको बहुत ही छोटे और बहुत ही कम आपको दिखेंगे। तो मैंने ऐसे फार्मर्स के साथ काम किया। मैंने देखा कि बी कीपिंग फार्मर्स के साथ मैंने देखा कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, क्या करते हैं। उन सब पे रिसर्च करने के बाद मैंने अपने प्रोडक्ट्स पे
काम किया और इसको मैंने अपने एक ब्रांड का नाम दिया इसको मैंने। तो ये 3-4 सालों तक जो आपने अलग अलग फार्मर्स के साथ काम किया, उसका एक्सपीरियंस, उसके आउटकम को आपने अपने स्टार्टअप में किस प्रकार से यूज़ किया? देखिए मैंने किसानों के साथ काफ़ी बातचीत की, बहुत कुछ उनसे सीखा भी। उन्होंने मुझे बताया कि रॉ हनी के क्या फ़ायदे होते हैं, मल्टी फ्लोरा क्या होता है, सिंगल फ्लोरा हनी क्या होता है। तो मैंने पूछा कि आप फिर मार्केट में कैसे बेचते हो इसको, तो उन्होंने बताया कि हम सारे हनी को मिक्स कर देते हैं, मल्टी फ्लोरा को, सिंगल फ्लोरा को, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसे कैटेगराइज करके कोई हनी परचेज़ नहीं करता है, कोई भी कंपनी चाहे कोई भी कस्टमर हो, ऐसे नहीं, इनको सिर्फ हनी पता है कि ये मधु है, मुझे चाहिए। वो कैसा है, प्रोसेस है, अनप्रोसेस है, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता है। तो फार्मर्स भी वैसे ही अब उस चीज़ में वो ढल गए, वो उस तरह से ही बेचना स्टार्ट किया। लेकिन मैंने पूछा कि फ़ायदा क्या है इन सब चीज़ का, तो बोले कि अनप्रोसेस्ड हनी के सबसे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आप सिंगल फ्लोरा हनी यूज़ करते हैं तो उसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन, पोलेंस कभी मिक्स नहीं होते हैं, तो आपको जिस तरह का हेल्थ बेनिफिट चाहिए वो आपको उस हनी से मिल जाता है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि ठीक है, मुझे आप सिंगल फ्लोरा हनी पहले दें, मैं उस पर ट्राई करूँगा। कस्टमर से, अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनसे रिव्यू लूँगा और काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला और मुझे। उनका क्या व्यू पॉइंट आपको लगा कि वो सारे हनी को एक साथ मिक्स करके बेच रहे थे, ना खास करके उनका उनकी व्यू पॉइंट स्पेशलिटी यही के साथ? उनका व्यू पॉइंट यही है कि मुझे सिर्फ बेचना है। देखिए ओके। किसान होते हैं गरीब, उन्हें चाहिए जितना जल्दी उनका प्रोडक्ट, उनका जो मटेरियल है वो निकल जाए, मार्केट में बिक जाए, उनके लिए सबसे अच्छा है। उन्हें डेली बेसिस में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि बी कीपर्स होते हैं वो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। आप आज झारखंड में हैं, कल राजस्थान चले जाएंगे, फिर एमपी चले जाएंगे, तो उन्हें अपना जो भी है प्रोडक्ट है उनको बेच के जल्दी निकलना होता है। तो वो कैसे बेचे, वो सिंगल मल्टी करते रहेंगे तो उनका बिकेगा नहीं। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना एक अलग प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए जो कि सिंगल फ्लोरा हो, कस्टमर्स को फ़ायदा हो, जो मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है उनको एक सब्स्टिट्यूट मिले, उनको एक ऑप्शन मिले कि क्यों हम जो अभी ब्रांड जो अवेलेबल है उसके अलावा भी कुछ अलग ट्राई करें। हाइड्रोपोनिक्स पे आपने काम किया, हाइड्रोपोनिक्स का क्या कंसेप्ट है एंड क्या हाइड्रोपोनिक्स को कभी आपने अपने स्टार्टअप में यूज़ करने का सोचा? बिल्कुल सोचा है, पर अभी मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि ये थोड़ा कॉस्टली होता है ये हाइड्रोपोनिक्स एक न्यू टेक्नोलॉजी की फार्मिंग होती है। ये अर्बन टेक्नोलॉजी है। जैसे कि आप बिना मिट्टी की आप खेती की आप इसको बोल सकते हो। आप इसमें कोकोपीट यूज़ करते हैं, आप रनिंग वाटर में आप इसमें आप फार्मिंग कर सकते हो, लेकिन थोड़ी काफ़ी कॉस्टली होती है। पॉली हाउस में किया जाता है इसको। तो सरकार भी कभी इसमें आगे देख रही है कि इसकी क्या फ्यूचर है, और नियर फ्यूचर में शायद सरकार इसके बारे में सोचेगी भी और सब्सिडीज़ भी देंगी इस पर। बी कीपर्स का काम आपने देखा, इस दौरान आपकी रिसर्च स्टडी भी हुई बी कीपर्स के काम के ऊपर। क्या आइडेंटिफिकेशंस निकले आपके इस रिसर्च स्टडी से? देखिए बी कीपर्स, मैंने अभी जैसे आपसे डिस्कस किया कि बी कीपर्स जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट माल को बेच के तुरंत निकलना होता है। तो वो ये नहीं सोचते हैं कि सिंगल फ्लोरा है, मल्टी फ्लोरा है, कैसा हनी है, क्या हनी है, वो सारे को मिक्स करते हैं और कंपनीज भी वैसे ही परचेस कर लेती है। और जो फार्मा क्वालिटी की जो हनी होती है वो आपको फार्मास्यूटिकल्स में चले जाते हैं। आप देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी कभी भी प्रोसेस्ड हनी नहीं परचेस करती है, वो हमेशा रॉ हनी परचेस करेगी। प्रोसेस्ड और रॉ हनी पे काफ़ी बातें हो रही हैं आपकी की बातों में, तो हम जानना चाहेंगे कि प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड हनी दोनों में क्या फ़र्क होता है और आप स्पेशली अनप्रोसेस्ड हनी पे क्यों काम कर रहे हैं? देखिए अनप्रोसेस्ड हनी और प्रोसेस्ड हनी में काफ़ी डिफरेंस होता है। अनप्रोसेस्ड हनी जो होता है वो एक्चुअल हनी होता है। हमारे जो पुराने ज़माने में जो लोग थे उन्हें प्रोसेस हनी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, और शायद उन्होंने ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट लिया है। हमारे पहले के जो लोग थे वो 100 साल जीते थे, 80 साल जीते थे। रीज़न यही था कि वो नेचुरल फूड्स खाते थे, उनको प्रोसेस रॉ फूड्स खाते थे। और ट्राइबल फूड्स एक्चुअली में रॉ फूड्स है, वो नेचुरल फूड्स है। आप उसके साथ कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए, आप कुछ इनोवेशन उस पर मत कीजिए। आप अपने मार्केटिंग, अपने ब्रांडिंग में आप इनोवेशन लाइए, प्रोडक्ट पे आप कोई छेड़छाड़ नहीं करें। तो प्रोसेस यानी क्या होता है ना कि उसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद उसको थोड़ा सा वो गाढ़ा हनी होता है उसको पतला किया जाता है ताकि वो उसको फिल करने में आसानी हो। तो प्रोसेस करने में क्या होता है कि उसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसके जो पोलेंस होते हैं, उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हीटिंग, आप किसी भी चीज़ को हीट करोगे ना तो उसका वो सारे प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाते हैं। तो अनप्रोसेस्ड हनी में सिर्फ आपको
हनी आपको फिल्टर करना है, उसको आपको फिर फिल कर देना है। बहुत सारे तरीके की हनी आपने आइडेंटिफाई की अपनी जर्नी के दौरान, जी। अपने खुद के मतलब मेहनत से, अपनी खुद की क्यूरियोसिटी से। तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी में क्या आपने अपना खुद का कुछ इनोवेशन या यूनिकनेस भी लाया? जी बिल्कुल लाया। मैंने ये यूनिकनेस लाया कि मैंने उस नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। Okay. यही एक यूनिकनेस है और इनोवेशन है। तो किस प्रकार से आपने उसको एक और इनोवेटिव और क्रिएटिव स्वरूप दिया? मैंने क्रिएटिव उसको स्वरूप अपने ब्रांड पे दिया, अपने पैकेजिंग पे दिया, पर उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल नेचुरल है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सिमिलर काम कर रहे हैं, फिर आपका स्टार्टअप इन सबसे अलग कैसे हो पा रहा है? देखिए सिमिलर काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा स्टार्टअप ऐसा है कि ये हेल्थ रिलेटेड जो भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ रिलेटेड है। हम हनी मार्केट में आप देखोगे, लेकिन आप कहीं भी आप रॉ एंड अनप्रोसेस्ड हनी कहीं नहीं देखोगे। आप ऑनलाइन काफ़ी कंपनीज कर रही हैं, लेकिन क्या है कि वो आप इजीली अवेलेबल नहीं है, आपको उसके लिए 5 दिन 7 दिन वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको डिलीवर होगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये सारे रिटेल आउटलेट्स में जाएँ, लोगों को इजीली अवेलेबल हो, लोग उसका फ़ायदा उठाएं। लोग पिकल्स तो खाते ही हैं, आप देखे हो पिकल्स भी खाते हैं, लेकिन आम के अचार, नींबू का अचार, लेकिन कभी भी वो हेल्थ रिलेटेड पिकल्स मैंने आज तक कभी देखा नहीं है कि उसकी भी कुछ हेल्थ बेनिफिट हो। तो इसलिए मैंने महुआ के पिकल्स को लॉन्च किया, मैंने बैम्बू शूट के पिकल्स को लॉन्च किया। और चिप्स की भी बात करें तो चिप्स का भी यही है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि लोग चिप्स खाते हैं, खाना उनकी ऐसा नहीं है कि हेल्थ के लिए, चाहे हैबिट, वो एक हैबिट बना हुआ उनको कि आफ्टर मील लंच के बाद उन्हें कुछ स्नैक्स टाइम पे कुछ चाहिए होता है, तो वो कुछ भी खा लेते हैं, हाइजीन हो अनहाइजीन हो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, खा लेते हैं वो। ऑनलाइन पे ना फोकस करते हुए आपने रिटेल स्टोर्स पे अपना फोकस रखा है, तो हम जानना चाहेंगे कि फिलहाल में आपका ये स्टार्टअप किन किन जगहों पे ऑपरेंट है? देखिए हमारा अभी पूरे इंडिया में अभी सप्लाई जा रहा है। रिटेल स्टोर्स में नहीं जा रहा है, रिटेल स्टोर्स पे अभी नहीं जा रहा। रिटेल स्टोर्स में अभी सिर्फ रांची झारखंड में हम लोग काम कर रहे हैं, बट नियर फ्यूचर विद इन 1 और 2 मंथ्स हमारे पूरे इंडिया में प्रोडक्ट्स तो लॉन्च अगर हो दूर जाएंगे। दराज के कोई स्टेट्स है तो उन्हें तो फिर वेट करना होता होगा सप्लाई के जी लिए? बिल्कुल 5 से 6 दिन पे चला जाता है, लेकिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनाना स्टार्ट कर दिया है। रांची में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बन चुके हैं, झारखंड में भी ऑलमोस्ट 4-5 जगह में डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, पटना में हमने बना लिया है। तो धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। अब 2-3 दिन में मैं मुंबई जा रहा हूँ, वहाँ पर ही डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग है हमारी, तो वहाँ पे भी हम लोग 2 से 4-5 दिन में, विद इन अ वीक हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बना लेंगे। विकास जी, क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए स्टार्टअप को खड़ा करने के दौरान? देखिए कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी बिजनेस हो, चैलेंजेस तो आते हैं। बिना चैलेंजेस के कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। तो चैलेंजेस तो मुझे आप बोलो कि तो प्रोडक्ट लाने से लेकर प्रोडक्ट डेवलप करने तक सब में चैलेंजेस आए। प्लस सबसे बड़ी चैलेंज आती है आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल को कन्विंस करना नए प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो जो कभी रिस्क लेना नहीं चाहते, वो कि नया प्रोडक्ट है क्या इसमें रिस्क लें, पहले से ही मार्केट किसी प्रोडक्ट की बनी हुई है, तो फिर नए प्रोडक्ट्स को हम क्यों करें। तो उनको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर ये तो हमारा काम है, हम तो कन्विंस करें। गाइडेंस और मेंटोरशिप की बहुत अहमियत होती है एक स्टार्टअप में जी। तो क्या आपके भी कोई मतलब गाइड या मेंटोर रहे थे, और अगर नहीं रहे तो आपने उस कमी को खुद से कैसे पूरा किया? मैंने पढ़ाई MBA की हुई है, तो मैंने मार्केटिंग में किया हुआ, तो मुझे थोड़ा मार्केट का नॉलेज तो था, पर और मुझे मैन्युफैक्चरिंग में आना था। तो मेंटरशिप तो मुझे ऐसे मिले नहीं, मेरे टीचर्स थे, थोड़ा उनसे ही कुछ पढ़ा सीखा, लोगों का कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखे मैंने कैसे बनाते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी देखी मैंने। तो मेंटरशिप स्टार्टिंग में तो नहीं मिला, पर जब मैंने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया और आज के टाइम पे मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ कहीं पे मैं लैक कर रहा हूँ, वो है मेंटरशिप। तो डॉक्टर आरिफ हबीब का मैं नाम लेना चाहूँगा, ग्लोबल आइडियाज़ के, उन्होंने मुझे मेंटरशिप दिया और पूरे पैन इंडिया में उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया डिस्ट्रीब्यूटरशिप का। उन्होंने पूरा अपना एक जो है वो उन्होंने संभाला, प्लस वो मेरे प्रोडक्ट्स को अभी दुबई और सऊदी अरेबिया में भी वो प्रमोट कर रहे हैं हमारे को। कस्टमर के व्यू पॉइंट चैलेंजेस को भी क्या कभी आपको फेस करना पड़ा इससे पहले कि आप कस्टमर्स के बीच अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर पाए? देखिए कस्टमर्स क्या होते हैं, एक इंसान क्या होता है, उसकी हैबिट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत समय से उस हैबिट्स को बनाए हुए हैं। आप आज देखेंगे तो जनरली लोग जानते हैं कि शुगर बहुत उनके हैबिट के लिए मतलब अच्छा नहीं है, उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वो जानते हैं, वो शुगर बोलेंगे कि शुगर बहुत ख़राब है, लेकिन वो बोलने के बाद फिर 2 चम्मच वो अपने चाय में ज़रूर डालेंगे।
तो आपने कस्टमर्स की सोच समझ में अपने प्रोडक्ट्स को किस प्रकार से इंस्टॉल किया Exactly. इन सारी परिस्थितियों में? तो मैं उनसे मैंने इस तरह से उनको कोशिश किया मैंने कि वो हनी को रिप्लेस करके, सॉरी, शुगर को रिप्लेस करके वो हनी को अपने लाइफ में लाएं। वो अपने जितने भी स्वीटनर्स हैं जो भी यूज़ करते हैं चीनी के रूप में, आप चीनी को हटाकर आप उसको हनी को लाएं। किस प्रकार से उनकी सोच में आपने ये चीज़ इंस्टॉल करी? फ़िलहाल तो मैं कोशिश में ही लगा हुआ हूँ, अभी तक तो ऐसा मैंने इंस्टॉल कर पाया नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि कस्टमर्स अभी भी काफ़ी रिजिड है, खासकर नॉर्थ साइड के, हमारे साइड के लोग चीनी को छोड़ने को रेडी नहीं है। नॉर्थ साइड के हम आप महाराष्ट्र में जाएंगे, आप साउथ तरफ जाएंगे तो वहाँ के लोग क्या है कि वो उन्होंने रिप्लेस कर दिया, उन्होंने चीनी यूज़ करना बंद कर दिया। 200% मार्केट ग्रोथ है आपको पूरे इंडिया का, तो वो महाराष्ट्र और सिर्फ साउथ से ही आता है। मतलब कुछ हद तक आप कस्टमर्स के माइंड में, उनके सोच समझ में अपने प्रोडक्ट को इंस्टॉल कर चुके हैं और कुछ हद तक अभी भी आपकी कोशिश बिल्कुल जारी बाकी है जी। तो हम विकास जी, आपने क्या सोचकर अपने स्टार्टअप का नाम हाई ट्राइब रखा? क्या मतलब कंसेप्ट रहा इस नाम को रखने के पीछे? हाई ट्राइब, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हाई क्वालिटी फूड फ्रॉम ट्राइबल इंडिया। आप बेसिकली देखेंगे तो जो ट्राइबल फूड्स होते हैं ना, वो एक्चुअली में वही सुपर फूड है। हम लोग सुपर फूड के नाम पे सप्लीमेंट्स लेते हैं, ये बाकी बहुत सारे जो मार्केट में आपको डब्बे में बंद रहते हैं वो सब हम लोग खाते हैं, पर एक्चुअली में सुपर फूड जो है वो मोटा अनाज बोलते हैं, हनी है, यही सब हमारा पुराने जमाने। क्या आया कि जब आपने इसका नाम रखा हाई ट्राइब? एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ, हाई क्वालिटी फूड फ्रॉम ट्राइबल इंडिया। ओके, हाई ट्राइब, ये ट्राइबल फूड्स फ्रॉम हाई क्वालिटी। विकास जी, आपके टारगेट ऑडियंस या टारगेट क्लाइंट्स कौन कौन से रहते हैं इस स्टार्टअप में, जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है? मेरा मेन फोकस उन कस्टमर्स पे रहता है जो अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, जो अपना हेल्थ कॉन्शियस हैं। बाकी मेरा जो टारगेट कस्टमर है वो बच्चे से लेके ओल्ड एज तक सारे लोग हैं। और उनका क्या, जो अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हों, क्या उनको भी कुछ नॉलेज आप प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी सोच समझ बदल पाए? बिल्कुल, हमारी कोशिश है, हमारा जो ऐड चलता है वो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव ऐड चलता है कि आप हनी के नाम पे धोखा ना खाएं, रॉ एंड फ्रेश हनी खाएं, क्योंकि लोग मार्केट में, बाजार में आपको ऐसे काफ़ी ब्रांड्स मिलेंगे जो कि हनी के नाम पे धोखा देते हैं। जरूर बात करें आपके ऐड की, तो आपके ऐड से एक मेरे दिमाग में सवाल उभर कर आया है कि आपके ऐड में, आपके वीडियोस में जो भी आवाज़ चलती है वो आवाज़ आपने अपनी खुद की डाली है, काफ़ी यूनिक, इनोवेटिव है। किसी और की आवाज़ लेने के बजाय आपने अपनी खुद की आवाज़ क्यों डाली? ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे तो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रहा है। वो जो वॉइस ओवर दे रहा है वो शायद वो उस तरीके से मेरे प्रोडक्ट को बोल नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, क्योंकि ये मेरे प्रोडक्ट्स जो है मेरे बच्चे की तरह हैं। तो मैं समझा कि इस चीज़ को जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, जिस फीलिंग्स के साथ मैं बोल पाऊंगा, शायद ही कोई उस चीज़ को नहीं बोल पाएगा। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपने अपना खुद का इनपुट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डालने का मैंने अपनी फीलिंग्स डाली है उस पर। अगर आप बोलो तो क्या कारण आपको लगता है कि ट्राइबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रॉपर मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और आप इस कमी को कैसे दूर कर रहे हो अपने स्टार्टअप के माध्यम से? ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि ट्राइबल फूड्स मार्केट में नहीं है। ट्राइबल फूड्स ही मार्केट में है, पर वो प्रोसेस्ड हो गए हैं, वो इतने प्रोसेस्ड हो गए हैं कि वो ट्राइबल फूड रहे ही नहीं। अगर आपको ट्राइबल फूड मार्केट में लाना है तो आप उसको जैसा है वैसे लाओ। आप अपने लेबल्स में, अपने पैकेजिंग में कुछ चेंजेस करो, बट उस प्रोडक्ट को उस नेचर के साथ आप खिलवाड़ नहीं करो। तो हमने भी वही किया, हमने नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। हमने जैसा रॉ एंड अनप्रोसेस्ड हनी है उसको हमने अपने एक कंटेनर में पैक किया है। बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग है हमारा, हम उसको मार्केट में। सोर्सेज आपके क्या क्या रहते हैं इस रॉ हनी को एक्सट्रैक्ट करने के? किन किन जगहों तक आप जाते हैं? जंगल के बिल्कुल डेंस में जाते हैं। हमारा कोशिश यही रहता है कि हम ऐसे वाइल्ड हनीज़ को हम प्रमोट करें जो कि कोई भी आपको फार्म में ना हो, जो कि बिल्कुल ही रॉ हो। बिल्कुल हमारा यही है, रॉ एंड अनप्रोसेस्ड। तो जंगल के बिल्कुल हम लोग बीच में जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ से उसको प्रोक्योर करते हैं। क्या कुछ चैलेंजेस आप अभी भी फेस कर रहे हैं अपनी स्टार्टअप को रन कराने में? स्टार्टअप रन कराने में चैलेंजेस सबसे बड़ी है आपको कस्टमर का हैबिट को चेंज करना। सेकेंड है रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कन्विंस करना। इन सब चीज़ में थोड़ी चैलेंजेस आती है, पर ये चैलेंजेस अच्छे हैं। आप इन सब चीज़ों का समाधान कैसे निकालते हैं, कैसे इन चैलेंजेस को टैकल करते हैं? हमने एक्सपर्ट्स की टीम बनाई है अपनी। जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग की टीम है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की टीम है, हमारी मार्केटिंग की टीम है,
तो ये जो भी हमारी टीम है वो सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो अपना अपना काम इस बेसिस पे करते हैं। जैसे हमने एक चैनल पार्टनर बना लिया है जो कि वो डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा काम देखते हैं। फिर हमारे एक मार्केटिंग का है ग्लोबल आइडियाज़, जो कि पूरा का पूरा इंडिया में, पूरे ग्लोबल में वो मार्केटिंग का काम करते हैं। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए आपका कौन कौन सा रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स रहता है? बेसिकली हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आता है। हम जो सप्लाई करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू सप्लाई करते हैं, वो हमें एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, उनके थ्रू हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। फिलहाल में आपके साथ कितने लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक इनकम जनरेट हो पा रही है? अगर ऐसा आप देखेंगे तो हमारे साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हैं महिलाओं की, कम से कम वो आपको 40 से 50 हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप है हमारे, जिनको दिया हुआ 25 से 26 है। सेल्समैन है 30 से 40। ऐसा आप देखेंगे तो कुल मिलाकर कितने 100 से ऊपर लोग हैं जो हमारे साथ पैन इंडिया लेवल में जो हमारे साथ जो जुड़े भी हैं। लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं फॉर रेवेन्यू अर्निंग, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से हो पाता है? अलग-अलग लोग सैलरी बेस्ड है, कुछ आप जो सैलरी बेस्ड है उन्हें इंसेंटिव भी है, आपको कमीशन बेसिस पे भी है, प्लस हमने पार्टनरशिप में शेयर भी दिया हुआ है, तो साइलेंट पार्टनर्स भी हैं। तो इस तरह से हमारा रेवेन्यू शेयर होता है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप से किस प्रकार से आपका रेवेन्यू शेयर होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो महिलाओं का है। जैसे हमारा पिकल्स आपने बताया, मैंने बताया कि हम महुआ का पिकल्स और बैम्बू शूट की पिकल्स बनाते हैं। तो अचार का जो काम है ये महिलाओं से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और मैंने देखा कि वो काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वो भी बनाते हैं एसएचजीज। तो मैंने उनको बोला कि आप हमारे लिए कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स आप डेवलप कर दो। और मैंने उनको रॉ मटेरियल्स परचेज़ करवाया, कुछ बताया कि आपको कैसे कैसे, मुझे कच्ची घनी तेल चाहिए, कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल चाहिए, जो भी आप यूज़ करो आप होम मेड ही होना चाहिए, इस तरह के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करो। तो हमारा जो पिकल्स है उसमें क्या है कि आपको सिर्फ सॉल्ट जो है ना वो सिर्फ बाहर से, बाकी सारा कुछ जो है वो हैंडमेड है और बिल्कुल ही नेचुरल है। सरकार की बहुत सारी फंडिंग स्कीम्स हैं स्टार्टअप्स को लेकर, क्या इनमें से किसी स्कीम या इनिशिएटिव का आपको लाभ मिल पाया है? देखिए, अभी तक तो मैं प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा था, तो मुझे समय नहीं मिला सरकार से कभी इस बारे में हेल्प लेने की। पर अब मैंने अप्लाई किया हुआ है पीएमएफएमई की तरफ। मैंने अभी मशीन परचेज़ के लिए आपको अप्लाई किया हुआ। फिर एमएसएमई जो होती है वो आपको फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो फ्री में देती है, और आपको 20 लाख तक जो है वो विदाउट कोलेट्रल आपको लोन देती है, जो कि आपको उसमें भी आपको 30 to 35% की सब्सिडी भी होती है आपको मशीन परचेजेज में। ओके। विकास जी, आपका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन क्या है अपने स्टार्टअप को लेकर? अगले 5 से 10 सालों में आप अपने स्टार्टअप को किस लेवल पे सर्व करते हुए देख पा रहे हैं? मुझे और भी कुछ हेल्दी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है। मैं अपना जो जेनर है उसको चेंज नहीं करूँगा, और मैं चाहूँगा कि मेरे 5 साल में मेरी कंपनी है वो ग्लोबल पे आए, ग्लोबल मार्केट में आए। लोग हाई ट्राइब को इस नाम से जाने कि हाई ट्राइब एक हेल्दी फूड ऑप्शंस देती है, और मार्केट में जो अवेलेबल है उससे हमारा प्रोडक्ट जो है काफ़ी प्रीमियम है और बिल्कुल भी नेचुरल है। क्या आउटसाइड द कंट्री भी आपके प्रोडक्ट्स जाते हैं या ले जाने का आपने सोच रखा है? जी बिल्कुल, Exports अभी में? बिल्कुल हमने सोच रखा है और जा भी रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारा पहला लॉट अभी नेक्स्ट मंथ ही जाएगा। हमारे सैंपल्स वहाँ अप्रूव हो चुके हैं। Okay. और सैंपल्स किस प्रकार से वहाँ पे अप्रूव हुए आपके? सैंपल्स अप्रूव हुए हैं, हमारे हनी के सैंपल्स आरिफ हबीब जी ने भेजा था, डॉक्टर आरिफ हबीब जी ने। तो वहाँ के जो रिटेल आउटलेट्स हैं उनको उन्होंने अपने खुद से टेस्ट कराया, उसको लैब टेस्ट कराया, तो उन्हें काफ़ी अच्छा रिपोर्ट मिला उनको क्वालिटी वाइज। तो उन्होंने, और मिलेट्स के चिप्स क्या है कि होल ग्रेन चिप्स के नाम से वहाँ पर चलती है, तो होल ग्रेन चिप्स की वहाँ काफ़ी डिमांड है। तो उन्हें हमारा टेस्ट भी अच्छा लगा प्रोडक्ट का, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया इसको। विकास जी, कभी भी किसी भी एज ग्रुप का पर्सन, चाहे यंग हो चाहे मिडिल एज्ड हो, किसी मास लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी जेन्युइन इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया के साथ एक स्टार्टअप का निर्माण करना चाहता है, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे? क्या डूज एंड क्या डोंट्स होने चाहिए? देखिए, स्टार्टअप आपके क्या बोले आप उसके, आप एक बच्चे की तरह होता है जब आप उसको पाल पोस के बड़ा करते हो, लेकिन आप उस बीच में कभी हिम्मत मत हारो। आपको ऐसे समय आएंगे जब आपके मन में नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव थिंकिंग्स आएंगे, लेकिन आपको उससे उबर के फिर से उठना है। अब बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आएंगे,
ये गवर्नमेंट जॉब या इस तरह का नहीं होता है कि एक सैलरी बेस्ड होता है। आपको मार्केट में कभी आप देखते हो मार्केट गिरता भी है, उठता भी है। तो उस तरह से स्टार्टअप्स को भी क्या करना चाहिए कि आप अपने बिज़नेस को समय दें, आप अपने बिज़नेस में डेडिकेशन लाएं, और कभी भी आप जिस चीज़ को आपने सोचा, जिस दृढ़ निश्चय किया है, उससे आप भटके नहीं, आप उसको कंप्लीट कीजिए, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। विकास जी, अगर हम बात करें झारखंड के स्टार्टअप इकोसिस्टम और पैन इंडिया लेवल के स्टार्टअप इकोसिस्टम की, तो आप पैन इंडिया लेवल पे भी ऑपरेंट है, झारखंड में भी ऑपरेंट है। दोनों के स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को आप किस प्रकार से कंपैरिजन देख रहे हैं? देखिए, हमारा जो झारखंड है मिनरल्स एंड इन सब चीज़ में, जंगल प्रोडक्ट्स में काफ़ी रिच है। हमारे फूड्स भी काफ़ी रिच है। हमारे जंगल में आप देखेंगे तो बहुत सारे हर्ब्स भी हैं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, जनरली बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो जैसे स्टार्टअप्स के लिए साउथ की कंपनीज काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन हमारे झारखंड में स्टार्टअप्स की बहुत कमी है। किस प्रकार का स्टार्टअप इकोसिस्टम होना चाहिए आपके हिसाब से, जो स्टार्टअप्स को अपलिफ्ट करने में मदद करेगा? गवर्नमेंट्स, देखिए, इंफॉर्मेटिव कुछ एड्स चलाना चाहिए उनको कि हम स्टार्टअप्स के लिए क्या कर रहे हैं। लोगों को पता होना चाहिए, लोगों में वो एक स्टार्टअप करने का एक, क्या बोलते हैं उसको, एक जुनून होना चाहिए। लोग रांची से, झारखंड से बाहर निकलते हैं, दूसरे सिटीज़ में जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे झारखंड के कई लोग हैं जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, बट नॉट इन झारखंड। दे आर डूइंग इन सम अदर सिटीज़ लाइक इन दिल्ली, इन बैंगलोर, मुंबई, कर रहे हैं वो लोग। रांची में करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से फिर आपको मार्केट पकड़ना, जो अर्बन है, जो आपको मेट्रोज़ हैं, पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विकास जी, हम चाहेंगे कि आप ही के गाइडेंस के माध्यम से और भी लोग स्टार्टअप्स में उभर कर आएँ, और आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। नमस्कार।